हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका इंग्लिश 302 से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 है आपका इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी समरी पे लेके चलती हूँ आपको। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, ये है समरी हमारे सामने। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 का। ठीक है, इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो स्टोरी है ये जो है इंडिया के बारे में इंडिया के बारे में बताई गई है, जिसमें जो हमारे जो नेहरू थे, ठीक है, हमारे इंडिया के जो पीएम थे, उन्होंने ये स्टोरी जो है बताई है। ठीक है, और उन्होंने इस इंडिया के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है कि इंडिया अपने पास्ट में कैसा था, इंडिया अपने फ्यूचर में कैसा होगा, इंडिया ने क्या क्या तरक्कियाँ की हैं और इंडिया में ऐसी क्या खास बात है जिसके बारे में वो यहाँ पे हमें बताएंगे। ठीक है, और ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली बताया है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी ये समरी है ये जो है इंडिया के बारे में बताई गई है। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्टोरी में जो है नेहरू ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट मेंशन की हैं। और जब अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी समरी, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको जो है थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो जब मैं समरी बताऊंगी तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, पूरा फोकस होके जो भी मैं बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, समरी में यही है, इंडिया के बारे में ही, इंडिया का जो पास्ट था, ठीक है, जो फ्यूचर है और जो प्रेजेंट कैसे चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नेहरू बोल रहे हैं कि जो इंडिया है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही मैच्योर और टॉलरेंट कल्चर वाली कंट्री है। एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा कल्चरल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कल्चर पे बिलीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है अपना अपना कल्चर फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, मतलब अगर कुछ हो जाए तो उस चीज़ को सहन करने की जो शक्ति है वो इंडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा है। नेहरू ऐसा बोलते हैं। उसके बाद नेहरू ने कहा है कि जो इंडिया है ये बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक लोगों से भरी हुई है, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, और बहुत एनर्जेटिक हैं। ठीक है, अब पावरफुल और एनर्जेटिक आप समझते हो कि मतलब जिसमें बहुत ताकत हो, कुछ भी हो जाए तो उसको सहन करने की क्षमता जो है इंडिया के लोगों में है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात है इंडिया में वो ये है कि लोग अभी भी कास्ट और रिलीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे कि हम सब जो है इंडिया में जो लोग रहते हैं, हम हमेशा जो है रिलीजन के बेस पे एक दूसरे के साथ जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, या फिर कास्ट के बेसिस पे हम एक दूसरे को जज भी करते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये मिडिवल इंडिया में चलता था, ये मॉडर्न इंडिया के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये मिडिवल इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, तो मिडिवल इंडिया में लोग जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कास्टिज्म को, और रिलीजन की बेसिस के ऊपर जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, इवन कि अभी भी बहुत जगह पे जो है कास्टिज्म चलता है। ठीक है, इंडिया कुड अडॉप्ट टू चेंज सिचुएशन एंड न्यू इन्फ्लुएंसेस। नेहरू कह रहे हैं कि इंडिया को जो है नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, नई नई चीज़ों के साथ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ताकि इंडिया जो है कुछ नया एक नई तरक्की जो है वो कर सके। ठीक है, उसके बाद नेहरू जो है वो ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया में आके जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर दी, नए नए आइडियाज़ लाए, नई नई इंफॉर्मेशंस लाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस लाई। जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया भी कितनी तरक्की कर रहा है। ठीक है, हमारे इंडिया में अभी वो हर चीज़ है जो जो इंसान को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, डिजिटल हो गया है इंडिया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडिया का बहुत इस्तेमाल भी किया है। हम सब जानते हैं कि जो ये ब्रिटिशर थे एक टाइम पे यहाँ पे आके उन्होंने रूल किया है इंडिया में, तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इंडिया की जो उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दी हैं, जो नेचुरली थी इंडिया के अंदर। ठीक है,
उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा आइडियल है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर ये प्रॉस्पेरिटी और आइडियाज़ ये जो अच्छे अच्छे हैं इंडिया के अंदर होने की वजह से यहाँ पे जो है एडवांसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा नेहरू कह रहे हैं। उसके बाद वो फिगर आउट करके बता रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा रिच कल्चर हेरिटेज है। रिच कल्चर हेरिटेज का मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं वो अभी भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। देखो अभी हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह होगी जहाँ पे पुराने मंदिर बने हैं या पुरानी जो है हवेली बनी है या कुछ भी बना है जो राजा महाराजाओं ने बनाया है, तो उससे लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप देखते हो कि कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी होते हैं लोग वो चीज़ें देखने के लिए। तो नेहरू वो सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे इंडिया जो है बहुत ही एक ब्यूटीफुल कंट्री है और हम कैसे इसको आगे लेके एक नई अच्छी दिशा में कैसे लेके जा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समरी का थोड़ा समझ आ गया हो। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस करके बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो बहुत ही बहादुर और डायनामिक हिस्ट्री से हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है वो बहुत ही ब्रेव और डायनामिक हिस्ट्री से घिरी हुई है। अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया की तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है बहुत सारी हिस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, ठीक है, चाहे एंशिएंट टाइम की हो चाहे मिडिवल टाइम की हो, ठीक है, अभी मॉडर्न टाइम में भी हम देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अंदर होती हैं जो बहुत एक डायनेमिक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट करती है, ठीक है। इंडिया का जो कल्चर है उस वजह से, ठीक है, हम बोल सकते हैं इंडिया के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिटेड है, ठीक है, उनके अंदर बहुत जज्बा है। इंडिया के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, ठीक है, और फ्रीडम के लिए लड़ पड़े थे वो एक टाइम पे। हम सब जानते हैं कि इंडिया को जो है फ्रीडम नहीं मिलती ब्रिटिशर्स से अगर यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बहादुर ना होते और उनके अंदर एक डिज़ायर ना होती फ्रीडम की, तो हम शायद अभी भी कहीं ना कहीं बंधे रह जाते, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैसे यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और टॉलरेंट है। मैच्योर और टॉलरेंट का स्टूडेंट ये मतलब है यहाँ पे कहने का कि अगर इंडिया में बहुत सारी पहले बैटल्स हुई हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स के साथ हुई हो हमारी, या चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हुई हो या किसी भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारी बैटल्स रही हो, तो इंडिया ने हमेशा बहुत ही मैच्योरिटी और टॉलरेंस के साथ हर चीज़ को जो है डील किया है और स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक तरीके से जो है अपनी रेस को जो है हमेशा जीता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पीपल थे मिडिवल इंडिया के, जो अभी मॉडर्न इंडिया चल रहा है आपका, तो जो इससे पहले तो जो मिडिवल इंडिया था उस टाइम पे लोगों के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी थी जानने की। क्यूरियोसिटी को क्या कहते हैं? उत्सुकता, ठीक है, किसी चीज़ को जानने की आपको क्यूरियोसिटी होती है ना, कि आप जानना चाहते हो कि ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है, तो वो क्यूरियोसिटी थी लोगों के अंदर चीज़ें सीखने की, ठीक है। तो ये कब था? मिडिवल इंडिया, जो मिडिवल इंडिया था उस टाइम के लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे नेहरू। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो मिडिवल इंडिया था वो एक यूथ ऐसा था जिसके अंदर एक फ्रेशनेस थी, ठीक है, और उनके अंदर एक ब्रीड ऐसी थी कि वो इल टेम्पर्ड लोग थे, मतलब एक ऐसे लोग थे कि उनके अंदर जो गुस्सा था, जज्बात था, वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, जिस वजह से इंडिया को जो है फ्रीडम मिल गया, ठीक है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो है एक चीज़ जो बहुत ही गलत लगती थी नेहरू को, उनके अकॉर्डिंग वो बोलते थे कि जो कॉस्टिज़म का सिस्टम है ये अच्छा नहीं है, वो कॉस्टिज़म को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। और वो कहते थे कि कॉस्टिज़म जो है और कॉस्ट सिस्टम और रिलीजन सिस्टम जो है वो काफ़ी जो ब्रॉड माइंडेड पीपल हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, ऐसा वो बोलते थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे इंडिया जो बहुत ही पावरफुल कंट्री है ये इन्फ्लुएंस हुई बहुत ज़्यादा, जैसे कि इस्लाम, मुस्लिम कंट्रीज़ जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे उनसे भी इन्फ्लुएंस हुई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम जो थे उन्होंने भी हमारी कंट्री पे रूल किया है, ठीक है, उन्होंने भी हमारी कंट्री पर राज किया। उसके बाद जो इस्लाम था अभी भी हमारी कंट्री में है, ऑब्वियस है, इस्लाम और मुस्लिम हमारी कंट्रीज़ में मल्टी कल्चर्स थे। वो कहना चाहते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स, मुस्लिम, इस्लाम जो है हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर गया, ठीक है, कैसे उन्होंने एक नई टाइप ऑफ डोमिनेशन हमारी कंट्री के अंदर लाई। डोमिनेशन का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे
कोई और कंट्री आके अपना राज करना शुरू कर देती है, उसको डोमिनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जहाँ पे मेल्स का ज़्यादा दबदबा होता है, तो फीमेल्स अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि डोमिनेशन क्या होता है। डोमिनेशन जैसे फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे एक टाइम पे आई थी और उन्होंने अपना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि यहाँ के लोग जो है पूरी तरह से डोमिनेंट होके जी रहे थे, मतलब जो भी वो कह रहे थे वो चुपचाप मान रहे थे इंडिया के लोग। तो वो डोमिनेशन जो है मुस्लिम कंट्रीज़ का भी रहा है इंडिया पे, ब्रिटिशर्स का भी रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो सबसे वर्स चीज़ है वो जो फ्यूचर में हो सकती है और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान भी है, वो है यूरोपियन कंट्रीज़। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के कल्चर को ख़राब कर रही है कहीं ना कहीं। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। इस चीज़ से नेहरू जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैसे यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ के जो आइडियाज़ हैं और नॉलेज है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने यहाँ से ले ली, ठीक है। उसके बाद नेहरू जो है फ्यूचर डिपिक्ट करते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ का जो फ्यूचर होगा, नेहरू ऐसा कह रहे हैं कि जो इंडिया का फ्यूचर होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा। जैसा पास्ट इंडिया का रहा होगा, जैसा प्रेजेंट अभी चल रहा है, उसी के बेसिस पे वो कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर भी होगा। अगर लोग आज कॉस्टिज्म पे बिलीव कर रहे हैं तो मान सकते हैं हम कि 10 साल के बाद भी लोग कॉस्टिज्म पे बिलीव करेंगे। अगर लोग आज भी रिलीजन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि 10 साल के बाद भी चीज़ें वैसी चल सकती है, ठीक है। तो ये वो फ्यूचर डिपिक्ट करके ये बोल रहे हैं कि जो भी अभी पास्ट में है और जो प्रेजेंट में चल रहा है वही हमारा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेगा, ऐसा नेहरू कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 4th पॉइंट है, इन स्पीच नेहरू जो है वो गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कैसे गांधी जी ने जो है इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया। हम सब जानते हैं कि जो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसमें गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने कोई बैटल्स नहीं जीती जाके लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने जो है बिना वायलेंस किए ही इंडिया को बहुत सारा एक जो है चेंज ला के दिया। एक फ्रीडम लाने में इंडिया की गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, सभी जानते हैं ये, ठीक है। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है इंडिया के अंदर। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे जो सबसे पिटी बात है, पिटी कहने का मतलब है कि जो यहाँ के लोगों को पीछे कर रहा है, जो इंडिया के लोगों को अभी भी जो पीछे कर रहा है और कहीं आगे लेके नहीं जाने दे रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो कास्टिज्म और रिलीजन बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि हम सब जब अपने माइंड को ओपन नहीं करते हैं और किसी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव करके उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई नई चीज़ जो है नहीं सीख पाते हैं, ना किसी नई चीज़ की तरफ जा पाते हैं। ऐसा नेहरू कह रहे हैं कि यहाँ की सबसे जो है एक पिटी चीज़ इंडिया की वो ये है कि लोग कास्टिज्म और रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया के लोगों को जो है क्या अडॉप्ट करना चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ पे कोई भी कास्टिज्म को बिलीव ना करे, क्लासलेस सोसाइटी में जिए। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब है कि कोई भी ये ना बोले कि ये इस कॉज से बिलोंग करता है, ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है, इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना नहीं मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं नेहरू जो बोल रहे हैं ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इंडिया की उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जो है रोल है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है इस कंट्री की वो यही है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कैसे जो इंडिया है वो हाईली मिक्स्ड इमेज, होप और पेन से भरी हुई है। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे दर्द भी है, जहाँ पे होप भी है, ठीक है। अगर होप है, दर्द भी है और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी है। हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में प्रोग्रेस भी हो रही है पर पेन भी है लोगों में, ठीक है, होप भी है। उसके बाद राइजिंग टुगेदरनेस भी है इंडिया के अंदर कि इंडिया के लोग जो हैं हर एक चीज़ को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मल्टी कल्चर लोग एक साथ रहते हैं, तो ये टुगेदरनेस ही है हमारी जो हमें एक साथ जोड़ती है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे रिलीजन के लोग डिफरेंट एक सोसाइटी में रहना इतना पॉसिबल नहीं है, पर एक ही कंट्री में इतनी डिफरेंट रिलीजन और कस्टम के लोग एक साथ रहते हैं। इसका मतलब हमारी कंट्री जो है काफ़ी टुगेदरनेस को फॉलो करती है। अनसेटलिंग टेंडेंसीज है यहाँ पे,
लोग जो है इस टुगेदरनेस को लेके आगे चलते हैं, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें अगर ना हो तो कंट्री ज़्यादा बेटर वे से प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंडिया के लोग काफ़ी इंस्पायरिंग हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि एक चेंज लाने वाले लोग हैं। नेहरू ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मटेरियल प्रोग्रेस है वो बहुत बढ़ने वाली है इंडिया के अंदर। वो ऐसे डिपिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि जो आने वाला समय है उसमें लोग जो है बहुत मटेरियल पोजेशन के पीछे भागेंगे, जैसे कि हम सब भाग रहे हैं अभी। हम सब वो तो उस टाइम पे बोल चुके थे और अभी हम सब वही कर रहे हैं जो उन्होंने एक टाइम पे बोल दिया था। ठीक है, तो नेहरू ने उस टाइम पे ऐसा कहा था कि आने वाली जनरेशन जो है मटेरियल के पीछे बहुत भागेगी। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि डेवलपमेंट हो रही है, तो हम सब जो है एक मटेरियल प्रोग्रेस के पीछे भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा जो है मटेरियल की तरफ लोग भागते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ की सोसाइटी के जो लोग हैं उनको एक चीज़ जो है अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, वो ये है कि उनको कॉस्टिज्म पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं से क्रिएट हो रही हैं कि लोग जो है कॉस्टिज्म पे बिलीव कर रहे हैं। अगर कॉस्टिज्म और रिलीजन्स ना हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर वो रिड्यूस हो सकती हैं। एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी में वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग जिएं और इस थ्रीव को जो है आगे लेके जाएं और अपनी स्पिरिट को जो है एक मेरिट स्किल लेके जाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया हो कि इस समरी में क्या था और नेहरू ने क्या बोला है इंडिया के बारे में। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में उन्होंने बात कर ली और यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोगों को किन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए और किन पे नहीं करना चाहिए। नेहरू ने वो सारी चीज़ें इस समरी में बताई हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियरली हर एक पॉइंट समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा देती हूँ, सॉरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको बता देती हूँ जो आपको पेपर में आ सकते हैं। वो है विरेली। ठीक है, विरेली का मतलब होता है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब होता है एक पावरफुल और शक्तिशाली, जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ और एनर्जी हो, उसको बोलते हैं मैस्कुलिन। विग्योरियस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और इनर्जेटिक, जिसके अंदर बहुत एनर्जी भरी होती है, जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग होता है। जो टॉलरेंट क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग और ओपन माइंडेड, एक ऐसा इंसान जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड लेवल पे चलती है। ठीक है, उसके बाद सेरेमोनियल्स क्या होता है? रिलेटेड टू फॉर्मल, जैसे कि ये हो गया कि लोग जो बिलीव करते हैं ना रिलीजन्स पे या पब्लिक इवेंट्स हो गए, इन चीज़ों पे बिलीव करने को हम बोलेंगे। ठीक है, रैपिडिटी क्या होता है? स्पीड में कोई चीज़ करना, जल्दी जल्दी कोई चीज़ करना। ठीक है, प्रिविलेज क्या होता है? किसी चीज़ का स्पेशल राइट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि कोई इंसान कहीं पे काम कर रहा है और वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं और एक इंसान को थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे जो है पावर दे दिया गया है, तो उसको प्रिविलेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रिसल्यूट और सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है ओन करना किसी चीज़ को। ठीक है, रिसल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएट योर सेल्फ में हम बताती हूँ आपको थोड़ा सा। इवेल्युएट योर सेल्फ में क्या है? व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया किस चीज़ से भरा था? प्राइड एंड वंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एंशिएंट इंडिया एक ऐसा इंडिया था जहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे, नई नई चीज़ें सीखने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद उनके अंदर एक स्पिरिट था, एक जज्बा था, वो लड़ते थे चीज़ों के लिए, उनके अंदर फ्रीडम का डिज़ायर था। तो ये सारी चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है अगर आपको पेपर में आता है। उसके बाद सेकंड अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह का आएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनका क्या हार्मफुल इफेक्ट है इंडिया के ऊपर और क्या गुड इम्पैक्ट है, और अगर आप मानते हो कि इंडिया के ऊपर गुड इम्पैक्ट है तो ऐसा आप क्यों मानते हो, उसके बारे में लिखो। ठीक है, सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर अगर हम अडॉप्ट करते हैं या उनकी चीज़ें अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारा कल्चर कहीं खो जाएगा, हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहीं खो जाएगी। अगर हमारी आइडेंटिटी खो जाएगी तो हमारी पहचान क्या है? सपोज आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, सुनीता, रमेश, सुरेश, जो भी है, अगर आप अपना नाम जो है
या आपका जो कल्चर है, आपका जो आप जो फॉलो करते हो, अगर आप वो चीज़ छोड़ के किसी और चीज़ को फॉलो करने लग जाओ जो आपकी नहीं है, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या रहेगी? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस अगर इंडिया पे होता है तो यहाँ का जो मेन कल्चर है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। ठीक है, और अगर वहाँ का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वो क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि वहाँ की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कल्चर और कस्टम, जो ट्रेडिशन है हमारा, जो हम फॉलो कर रहे हैं सालों से, उसको हम छोड़ दें, उसको हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वही हमारी पहचान है। उसके बाद ऐसा क्या कन्फ्यूजन था नेहरू के माइंड में? वो कन्फ्यूजन ये था कि वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग जो है वो कस्टम के पीछे भागे, कॉस्ट और रिलीजन के पीछे भागे। उस चीज़ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे। और अपनी लाइन में इसको लिखो। ठीक है, डिस्क्राइब नेहरू विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया। फ्यूचर इंडिया के बारे में वो क्या सोचते थे? वो यही सोचते थे कि इंडिया जो है एडवांस हो जाए। ठीक है, ऐसे जो है रिजिड बिलीव जो है, कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम है उनको ना पाल के कुछ अच्छी चीज़ों को फॉलो करके इंडिया को जो है वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, यही इसमें था। और स्टूडेंट्स आपको यही आएगा पेपर में, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको जो है इस समरी में इतना ही है, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है। जो भी था क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको पेपर में आएंगे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समरी समझ आ गई हो। तो अभी तक स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लिए मैं इतना ही रखूँगी। और अभी की वीडियो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतनी रखूँगी। अभी मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मिलूँगी मैं आपसे।